नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंजुले के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और चलो पर्यावरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पर्यावरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आई होप कि अब आपको इसके जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व हो रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि अब आपको एक जिस तरीके से क्लासेस ली गई है, 15 से 20 लेक्चर्स लिए गए हैं, उनसे आपको मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी गई है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक्स और मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश की गई है। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इन टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें, जैसे आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, मेरे बनाए हुए नहीं है, किसी ना किसी एग्जाम में बनाए हुए हैं। तो जो आंसर है वो भी ऑफिशियल आंसर की है, उसी गवर्निंग बॉडी की, ठीक है। आप बस पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो आंसर आपको आता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जो आंसर आपको नहीं आता है उसको एग्जाम के लिए नोट डाउन कर लीजिए फॉर फर्दर रेफरेंस, कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन आए तो प्लीज वो गलत ना हो। बस इतना सही है, एग्जाम क्रैक करने का ये स्ट्रेटेजी है। जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें या टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो पेन एंड पेपर लेके बैठे, ठीक है। पेन एंड पेपर से क्या फायदा होगा कि एक तो आपका रिवीजन होगा और बार बार जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखते रहिएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। पैटर्न वही रहेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप कम टाइम देते हैं, तो ये है कि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, अभी जैसे मैं बताऊंगा, नहीं आता है तो उसमें आप ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं, मतलब तीन तीन ऑप्शन हो जब, तो सोचने के लिए टाइम भी दे, ठीक है। तो उस केस में तो ये कम ज्यादा हो सकता है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं आती है आपके पास, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कम टाइम दिया जाएगा। मतलब मैं ऑप्शन रीड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन इसलिए रीड करता हूँ ताकि ऑप्शन रीड करते करते आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन रीड करते करते टाइम मिल जाए आपको। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर पे। इसको 27 मत काउंट करना, ये जिस पेपर से लिया है वहाँ 27वें नंबर का होगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। अपन जब भी आप कमेंट करोगे लाइव में तो 1 नंबर पे कमेंट करना, चलो, या 27 लिख के कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा। ये एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर ले जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। कम्युनिटी विच बिकम्स स्टेबल एंड इज इन इक्विलिब्रियम विद क्लाइमेट इज नोन। प्रथम अन्वेषक समुदाय, सीरियल कम्युनिटी, चरमोत्कर्ष समुदाय, मिश्रित समुदाय। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा इफ एंड बट नहीं है। अगर वो आपको पता होगा तो पायोनियर कम्युनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शुरुआत का होता है और क्लाइमेक्स आ जाता है किसी भी चीज का। मूवी का क्लाइमेक्स आता है ना, अंत, यानी कि लगभग सब चीजें एंड टाइम पे सब कुछ स्टेबल होने लग जाती है, परिस्थितियां अपने आप स्टेबल होने लग जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोड का वोल्टेरा मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र के किस अध्ययन हेतु प्रयोग में लिया जाता है? लोड का वोल्टेरा मॉडल फॉर एन इकोसिस्टम क्यों यूज किया जाता है? शिकार एवं शिकारी की जनसंख्या के बारे में बताता है ये मॉडल। शिकार का शिकार की जनसंख्या पर प्रभाव बताता है ये मॉडल, ठीक है। शिकार का शिकारी की जनसंख्या पर प्रभाव बताता है ये मॉडल, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन रिपीट कर दिया क्या? तो हाँ, ठीक है। शिकारी का तो इफेक्ट ऑफ प्रीडेटर ऑन प्रे, प्रे ऑन प्रीडेटर और प्रे प्रेडेटर पॉपुलेशन। तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से बताना है कि केवल एक सही है, एक या दो सही है, दो या तीन सही है, एक दो एक या तीन सही है, या एक दो तीन तीनों सही है। तो जो भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ठीक है। लोड का वोल्टेरा मॉडल, लोड का वोल्टेरा मॉडल। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए इस तरीके का कोई मॉडल है, नाम दे दिया जाएगा कि कौन कौन से मॉडल है, तो उसमें अगर लोड का वोल्टेरा नाम आता है तो हाँ, ये भी एक मॉडल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑल करेक्ट है। ऑल करेक्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑल करेक्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। इन क्वेश्चन से ये रहता है कि आपको इन्हीं प्रोबेबल क्वेश्चन से इन्हीं लाइंस पर आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है, इन्हीं लाइंस पर आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज फाउंड इन, उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा पाई जाती है डीकम्पोजर्स में, कंज्यूमर्स में, प्रोड्यूसर में, या डेट्रीवर्स, यानी कि एक अपघटक, दो उपभोक्ता, थ्री उत्पादक, या चार अपर्दाहारी। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें आती है? इसमें आपको हिंट दे दूं, एक हिंट दे दूं, लिंडमैन्स प्रिंसिपल भी काम आता है। एक लिंडमैन्स प्रिंसिपल आपने 10% का अगर सुना हो तो, लिंडमैन्स प्रिंसिपल होता है 10% एनर्जी वाला रूल होता है। वो क्या होता है, अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और या फिर पिरामिड आपने पढ़ा ही होगा एनर्जी का, हमेशा इन्वर्टेड होता है या सीधा होता है? हमेशा एनर्जी का पिरामिड सीधा होता है। तो वहां से की भी गैस कर सकते हैं। सीधा का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर कम होती जा रही है एनर्जी, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज पे इनमें से कौन होंगे?
बिल्कुल सी, थर्ड नंबर का उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा एनर्जी तो इन्हीं की होगी, फिर दूसरे नंबर पे ट्रांसफर होगी, फिर तीसरे पे ट्रांसफर होगी, तो सब्सिक्वेंटली एनर्जी कम होती जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम्स टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। द प्रोसेस थ्रू विच इकोसिस्टम्स टेंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक परिवर्तन, पारिस्थितिक संक्रमण, पारिस्थितिक निम्नीकरण, पारिस्थितिक अनुक्रमण। इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो क्या आंसर है इसका? आंसर बता दीजिए आप। ठीक है, डायरेक्टली ज़्यादा टाइम तो लेना नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, या हिंदी में बोले तो पारिस्थितिक अनुक्रमण। प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन में तेज कौन होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन इसलिए तेज होता है बिकॉज सेकेंडरी में ऑलरेडी सिचुएशंस उसको अवेलेबल हो गई है प्राइमरी वाली, इसलिए वो सेकेंडरी में और तेज होता है। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंने कहा था फॉरेस्ट वाला टॉपिक तैयार करके जाना आप इंडिया में मैप लेवल पर, ठीक है। इंडिया में मैप लेवल पे तैयार करके जाना। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट आर सीन, कॉनिफरस। एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, एनसीईआरटी में चित्र भी दे रखा है इसका। बताओ इसका आंसर। पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, गंगा के मैदान या तटीय क्षेत्र? ईस्टर्न हिमालयास, अरावली हिल्स, गैंजेटिक प्लेन्स या फिर कोस्टल रीजन। सिंपल क्वेश्चन है। शंकुधारी वन, कॉनिफरस ट्रीज, तो कॉनिफरस कहाँ होते हैं? हिमालयन के पार्ट पे होते हैं। ईस्टर्न हिमालयन रीजन या पूर्वी हिमालय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर पे क्वेश्चन पर आ जाओ। बेर, बबूल एवं नीम ऐसी वनस्पति के उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? अब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? बेर, बबूल एंड नीम आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉरेस्ट? बेर, बबूल और नीम बताना है। ए पर्णपाती, बी सदा पर्णपाती, सदा पर्णी, सी अर्ध शुष्क वन या डी मैंग्रोव डेल्टा? ए डेसिडुअस, बी एवरग्रीन, सी सेमी एरिड या डी मैंग्रोव डेल्टा? कुछ कुछ ऐसा लग रहा है केबीसी के क्वेश्चन चल रहे हो। आता है तो ठीक है, स्किप, नहीं तो फिर पेन पेपर लेके रखो, इनको नोट करो। इन्हीं लाइंस पे आपको तैयारी करनी है। मतलब आपने फॉरेस्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो, उससे सवाल बनेंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चंस बनेंगे, उससे सवाल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। तो फॉरेस्ट वाला टॉपिक करके जाना, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क सेमी एरिड में बेर, बबूल, नीम, ये किस में पाए जाते हैं? सेमी एरिड या फिर अर्धशुष्क वन में। सीधा का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स दे रखा है एनसीईआरटी में। फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछोगे कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन? यहीं से आते हैं इतने सारे क्वेश्चन, वो गलत नहीं होने चाहिए। एनटी और बना रहा है। सातवें नंबर के सवाल पे आ जाओ बिना टाइम वेस्ट करे। टाइम तो है ही नहीं इतना। एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र की बात हो रही है जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो एवं जिसका समुद्र से भी संपर्क हो। तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो और जिसका समुद्र से भी संपर्क हो। ज्वार नदमुख, धारा, खाड़ी या फिर झील? झील तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका समुद्र से कनेक्शन थोड़ी होता है, लेक का इन जनरल। कॉमन की बात हो रही है। और पार्शली एनक्लोज भी बोल रहा है, पार्शली आंशिक रूप से, तो ये खाड़ी भी नहीं होगी क्योंकि ये तो बड़ी होती है। जैसे बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, तो बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, काफी बड़ी होती है, तो छोटी तो हो नहीं सकती। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्ट्रीम तो प्रवाह होती है, तो धारा है। ये तो धारा है, प्रवाह है, तो इसका तो क्या लेना देना, ये तो पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। आ जाओ आठवें नंबर के क्वेश्चन पर। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले तो ये पहचान कर लो कि गलत पूछा है, सही नहीं पूछा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट करके आओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखोगे और करेक्ट भी लगेगा तो सोचोगे यही आंसर है, बाद में आगे पता चलेगा कि आंसर गलत हो गया। कुछ नहीं कर सकते। इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र है। इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है। कोर प्रभाव इकोटोन में पाया जाता है। इकोटोन में एक प्रजाति की संख्या अधिक हो सकती है। अब बताओ भैया, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बात सारी इकोटोन की कर रहा है, तो इकोटोन होता क्या है? इकोटोन है ये जोन ऑफ जंक्शन।
यहाँ पे हैबिटेट 1, यहाँ पे हैबिटेट 2, यानी कि यहाँ का वातावरण। दूसरा जो बीच में पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं इकोटोन। तो ये क्या ट्रांजिशनल एरिया है, यानी कि संक्रमणकालीन एरिया बिल्कुल है दोनों के बीच का, करेक्ट है। बी ऑप्शन छोड़ दो। कोर प्रभाव इकोटोन में पाया जाता है। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट तो मिलेगा ही इसमें, एज इफेक्ट। ये एज है, ये किनारे ना, एज एज किनारे इफेक्ट, कोर प्रभाव ये मिलेगा इसमें, बिल्कुल मिलेगा। नंबर ऑफ वन स्पीशीज में भी हाई हो सकती है। हाई क्यों? क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में भी, जो यहाँ पे जो स्पीशीज है वो इस एनवायरनमेंट में भी रह सकती है और इस क्लाइमेट में भी रह सकती है, तो ये तो हो ही सकता है। तो इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है, ये गलत है, यहाँ ज्यादा होती है। इन जनरल ज़्यादा होती है। इन जनरल ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो इस प्रजाति यहाँ भी रह सकती है, मतलब इसमें भी रह सकती है और वो इसमें भी रह सकती है। कोई ऐसी प्रजाति जो दो एनवायरनमेंट में रह सकती हो, यानी कि दोनों एनवायरनमेंट का समकक्ष कोई रीजन हो, तो वहाँ तो ज़्यादा ही मिलेगी ना, क्योंकि इसमें इसके भी शामिल है उसके भी शामिल है, दोनों के शामिल है, इसलिए ये ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आपको चीजें पता ही हो गई, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में भी मैंने इकोटोन पे वीडियो लिया था। इकोटोन पे वीडियो लिया था, ये भी समझाया था मैंने, बताया था प्रेरीज जो होती, घास जो घास के मैदान होते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है। क्यों? एक तरफ तो वन हो गया घने, और एक तरफ सूखा डेजर्ट हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, ठीक है। तो एक तरफ तो डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान, और दूसरी तरफ हरे भरे जंगल हो गया, बड़े बड़े पेड़ हो गए, तो बीच का जो घासी मैदान हो गया वो भी इकोटोन का एग्जाम्पल है। तो इकोटोन में आप देख लो कितने ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जानवर इकोटोन वाली स्पीशीज में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स में खूब जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। इन ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म इज, शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर है अपना 9। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा, और होप कि आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, बस इतना सा ध्यान रखना। यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, टाइम वेस्ट नहीं करने का। मैं यहाँ टाइमर लगा के बैठ जाऊँ 1 मिनट का, तो वो ऐसे ही आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा? आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ध्यान से देख लो, ऑप्शंस को देख लो, और फिर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेटेजी। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर फर्स्ट किसका है? अपरदहारी, अपघटक पौधे, या फिर अपरधारी और अपघटक दोनों, तो दोनों के एसोसिएट ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन में किसका है? तो ग्रेजिंग फर्स्ट नंबर पे तो प्लांट्स है, फर्स्ट नंबर पे प्लांट्स ही तो स्टार्ट होगा, पौधों से तो स्टार्ट होगा। ऑप्शन सी। क्या दिक्कत है? इतना सिंपल क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर, इसमें गलती कर दोगे आप, इसमें गलती कर दोगे, इसलिए ध्यान से करना। विषाणु, विषाणु और जीवाणु, कवक एवं जीवाणु, विषाणु जीवाणु एवं कवक। कौन सा डिकम्पोजर है जो अपघटक है? तो जिन जिन ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है उनका आंसर गलत है, सॉरी। केवल वायरस नहीं है, वायरस एंड बैक्टीरिया नहीं है, वायरस बैक्टीरिया फंगी नहीं है। इसका ऑप्शन आंसर है 3, ठीक है। इसको आंसर 3 माना गया है। वायरस इन जनरल कोई ही डिकम्पोजर नहीं होता। वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो ये कैसा डिकम्पोजर है? ये कोई डिकम्पोजर नहीं है वायरस इन जनरल, ठीक है। वायरस डिकम्पोजर नहीं है। इसका आंसर है तो फंगाई एंड बैक्टीरिया ही करना है, ठीक है। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर भी उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा आंसर नहीं है। बाद में बहस मत करना, मेरा आंसर नहीं है ये, यूपीएससी का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता भी है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। स्टॉक होल्डर, प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए उचित स्तर के मुनाफे के साथ कॉरपोरेट नागरिकता को संतुलित करने वाली गतिविधि है, ठीक है। ये थोड़ा सा एनवायरमेंट साइंस पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये थोड़ा जनरल होता है, तो यूनिट 9 में भी बन सकता है, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस पेपर में तो बनते ही इस तरीके के सवाल। स्टेक होल्डर्स हो गया, प्रबंधन मैनेजमेंट हो गया, और कर्मचारी जो हो गए उनके उचित स्तर के मुनाफा, उन्हें उनका मुनाफा होना चाहिए, साथ में कॉर्पोरेट नागरिकता का संतुलन भी होना चाहिए। तो उपभोक्तावाद तो नहीं होगा, कंज्यूमरिज्म, ये तो एक पे ही फोकस कर रहा है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसका इससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स का क्या लेना देना इसमें? केवल इसमें प्रबंधन मैनेजमेंट है, तो कॉर्पोरेट एथिक्स होता तो फिर भी सोचते हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स होता तो फिर भी ऑप्शंस को सोचते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट एथिक्स भी नहीं है। तो फिर सामाजिक उत्तरदायित्व, ये क्या है? एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि समाज का अगर आप कुछ लेते हो, कॉर्पोरेट समाज के कुछ भूमि का उपयोग करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज को वापस लौटाएं। सिंपल भाषा में समाज का समाज के लिए, समाज का समाज के लिए, दैट्स इट। समाज का
समाज के लिए, इसमें क्या दिक्कत है? समाज से तो ले रहे हो आप, जैसे कोई मान लो ईंट भट्टे की है, तो वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है, धूल हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, तो उसको चाहिए कि वहाँ आसपास डेवलपमेंट करे, कुछ पैसा सीएसआर में देवे, इन्वेस्टमेंट करे। 2% होता है, 135 रूल है कंपनीज एक्ट का 1956 का। ठीक है, चलो, उसकी जानकारी लेने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जानकारी जरूरी होगी मैं उसको बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ओजोन परत विद्यमान है, सिंपल एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या सोचने का क्या टाइम है, बताओ, आपको पता है इतने से इतने, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। 10 से 20 किलोमीटर है सर, सतह से ऊपर, 10 से 20 किलोमीटर सतह के नीचे, 15 से 35 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, 15 से 35 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बताओ किस पे है? 15 से 35 तो मुझे कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, 15 से 35 तो मुझे ध्यान आ रहा है। अब सरफेस ऑफ द अर्थ की ऊंचा है या नीचे? तो सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे, ठीक है। सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे ही है, ऊपर है? ओजोन 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 तो सरफेस ऑफ द अर्थ से, परत से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो 15 से 35 किलोमीटर अबाउ द सरफेस, यानी कि ऊपर की तरफ है। ओजोन इन जनरल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर का वर्गीकरण पढ़ना, उस पर भी सवाल बना रखा है, मतलब मैं आप सिर्फ क्वेश्चंस रिवीजन वाले ही ले रहा हूँ। ये सब आपके पढ़े हुए होने चाहिए, टकाटक आंसर करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ नया एक दो आ जाए तो बस गलत हो जाए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। 13, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितनी बार पूछ लिया, कितनी बार पूछ लिया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए, इतने में तो आ ही जाना चाहिए। ऑप्शन क्या देखना? 1975, 1985, 1986, 1990। ठीक है, 1972 कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और ईपीए कब का है? 1986। तो 1986 कौन से नंबर का है? 1986 सी, करेक्ट आंसर है सी। जिन जिन का सी है मतलब सही है, एक्ट्स करके जाना, ठीक है, एक्ट्स करके जाना। चलो 14 नंबर के क्वेश्चन पे आओ, 14 नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य एवं उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा करता है? तो ये सारे टॉपिक तो पहले इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, रामसर साइट्स हो गई, ये सब पे वीडियो बनाए हुए हैं, टेंशन ही मत लो, सब पे वीडियो बनाए हुए हैं, मैप बेसिस पे और बनाए हुए हैं। लिस्ट आपको दी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दी है, तो मतलब सब काम कर रखा है, बस आपको तो वीडियोस देखने हैं। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू होते हैं? एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स का भी वीडियो दिया हुआ है, एक्ट्स का भी वीडियो दिया हुआ है, ये जो जो दे रखे हैं, ठीक है। अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लिया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो बता दो ये सब अधिनियम कौन से एक्ट से आ रहे हैं, मतलब इनकी पावर्स कहाँ से मिल रही है, कौन से एक्ट के तहत, नियम के तहत, अधिसूचनाओं के तहत इनको गठित किया गया है, ठीक है, गठित किया गया है। तो ये है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी। और ये कब का है? 1972। सिंपल क्वेश्चन है जी, सिंपल क्वेश्चन है, रिवाइज करते रहो, आगे बढ़ते चलो। मतलब इस स्लाइड में ये है, इस स्लाइड में जितने टॉपिक्स है ना वो करने हैं आपको, जैसे नेशनल पार्क करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करना है, ये एक्ट्स करने हैं, तीन चीजें इसी टॉपिक से कवर करने हैं। 15th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 15th नंबर के एनजीटी के बारे में भी बात हो चुकी है, एनजीटी के बारे में बात हो चुकी है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इसमें एक से ज्यादा गलत हो सकते हैं इन जनरल, लेकिन आपको मोस्ट गलत, जो सबसे ज्यादा गलत लगे ना, वो आपको टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है तो एग्जामिनर क्या सोचता है हमको पता नहीं चलता। तो बता दो, ये गणतंत्र दिवस के 61वें वर्ष में संसद में अधिनियमित किया गया था, तो ये कैसे पता चलेगा? गणतंत्र की बात थी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा 2010 का है, 18 अक्टूबर 2010 का है ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो स्टैट्यूटरी संविधान, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 18 अक्टूबर 2010 की है। और इसकी प्रमुख पीठ कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पर है। हिंट इतना दे देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो न्यू दिल्ली में नहीं है। न्यू दिल्ली करके आओगे गलत हो जाएगा, न्यू दिल्ली में नहीं है, न्यू दिल्ली में नहीं है, इसलिए ये मत करके आना प्रमुख पीठ। ऑप्शन दे देता हूँ, एमपी में है, अब आप बता दो कमेंट में, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। एमपी बता दिया, और तो बता दो कहाँ बैठते हैं यार एमपी में। तो एनजीटी के बारे में गलत कौन सा नहीं है, तो ये तो सही हो गया। कितने चैप्टर का पता है? मेरे को पता नहीं अभी। ये स्टॉकहोम पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम था, ये भी ज़्यादा नहीं पता। ये संविधान के 24वें अनुच्छेद से, अब ये मेरे को पता है, 24वें अनुच्छेद से तो नहीं है भैया, 24वां अनुच्छेद तो बात नहीं करता। हाँ, इन जनरल एनवायरनमेंट से संबंधित जो एक्ट है वो है अपना 21 में आता है, आर्टिकल 21। इसके लिए मेनका गांधी ने
जो एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है मेनका गांधी, उन्होंने केस भी लड़ा था, ठीक है। और बहुत सारा लंबा केस था, कभी अपन उसको इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब अपने पास टाइम होगा, अभी टाइम नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। 21वां संशोधन, 21वां अनुच्छेद जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम, मेनका गांधी में भी बड़ी बड़ी व्याख्या की है। तो वहां पे इस केस का वर्णन है 24 से संबंधित, इसका इसका डायरेक्टली 24 से कोई लेना देना नहीं है 45 का, ठीक है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, गलत मतलब इसको थोड़ा सोच के करोगे तो इससे पता चल जाएगा। इसमें 5 अध्याय होते हैं, हमको नहीं पता था लेकिन ये सही है। और स्टॉकहोम और पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम था। तो इन जनरल स्टॉकहोम और पृथ्वी सम्मेलन तो ग्रीन मतलब इनकी बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगर ये 24वां नहीं हो पाता ना, तो ये फिर मैं इसको सी को भी गलत मार्क करा, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं है ना अर्थ समिट का, लेकिन इनडायरेक्टली तो इससे लिंक्ड है ही, अर्थ समिट से और इनसे। 16 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, स्टॉकहोम की बात हो गई, सम्मेलनों की बात हो गई, तो सम्मेलन रिवाइज करके जाने हैं भैया, कोई चॉइस नहीं है, गलत कर दोगे बाद में, मेरे को पता नहीं बार बार। और इस तरीके का जो स्टॉकहोम के बारे में ही नहीं पता चल रहा तो कैसे करेंगे बताओ। ये स्वीडन में 8 से 16 जून 1972 को हुआ था। कंफर्म है क्या 1972? ये पर्यावरण मुद्दों को उजागर करने वाला पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। क्या ये पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? इससे पहले कभी हुए ही नहीं। ये रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्या इसको रियो सम्मेलन भी बोला जाता है स्टॉकहोम को? ठीक है। इस सम्मेलन में 26 सुझाव दिए गए थे। क्या आप कंफर्म है कि इसमें 26 सुझाव दिए गए थे? तो ऑप्शन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब स्टॉकहोम के बारे में इसने इन डिटेल पूछ लिया। तो ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, बट इसको ये अपन कर सकते हैं, उसमें अपन ये देख सकते हैं कि हमको ये पता है कि 1971 का था, 72 का नहीं था, तो वन तो होगा नहीं, तो वन वाला तो हटाओ आप, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, लो लो आंसर ही आ गया मेरा तो, आंसर ही आ गया। मेरे को तो ईयर पता था 1971 वाला, आंसर आ गया। सी आंसर करेक्ट है और 100% करेक्ट है ये, 100% करेक्ट है, ठीक है। और रियो सम्मेलन के नाम से थोड़ी जाता है, वो तो एजेंडा है, एजेंडा 21 है रियो सम्मेलन, तो उसको तो अर्थ समिट होता है, ये भी मेरे को पता है। सी भी नहीं हो सकता, जहां जहां सी है उसको भी गलत करूँ। तो इस तरीके से एक ही बार में, एक ही झटके में आंसर लिया है और बिना कोई दिक्कत के। लेकिन लोग क्या होगा, इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, अरे पता नहीं क्या पूछ लिया स्टॉकहोम के बारे में, अरे पता नहीं पूछ तो क्या लिया, लेकिन पढ़ो तो सही, क्या पता हमको जो पता है उससे ही काम हो जाए। अरे हमको जो पता है उससे ही काम हो जाए, जरूरी थोड़ी सब चीज़ें ये आती हो। जितना आ रहा है उसी को तो यूज़ करो, यही तो है लॉजिकल रीजनिंग, इसी को तो यही तो करना है आपको, लॉजिकल रीजनिंग, यही तो रीजनिंग है बस। अलग से अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी बताओगे बताओ। इस सवाल को कुछ लोग इसको सही करके आएंगे, वो बोलेंगे यार ये तो इजी था, हमने तो ये देख के हमको पता चल गया और हो भी गया। और कुछ कहेंगे यार मेरे को तो ये पता ही नहीं था, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, रियो के नाम से जाना जाता है कि नहीं, 26 सिद्धांत थे कि नहीं, पता नहीं 30 थे कि 1000 थे, मुझे क्या पता कितने थे। लेकिन अब दोबारा एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना 26 थे, ठीक है, उद्देश्य यही है। 17वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन, डर्टी डजन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये भी एक सम्मेलन से संबंधित है। डर्टी डजन, 12 ओजोन परत को ह्रास करने वाले पदार्थ, 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ, 12 अति हानिकारक हरित गैस पदार्थ, अति हानिकारक पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए, ऑप्शंस रीड करके इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा जब तक मैं कुछ। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक दो तीन और एक दो तीन चार, सोचिए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सोच लिया होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है पर इसको ऑप्शंस ने टफ बना दिया। तो आपने जहां इसका नाम सुना होगा पर्यावरण में, स्टॉकहोम सम्मेलन था क्या, स्टॉकहोम का सुना था कि स्टॉकहोम में है के, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी नाम सुना होता, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ओनली बी, नथिंग एल्स, ओनली टू, वहीं के लिए यूज होता है। उसमें ये इनको जो बैन करने हैं आइटम्स को, उसके नाम दिए गए कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं इनके, उनको बंद किया जाए, उनका बैन किया जाए, ट्रांसफर, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ईआईए प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईआईए प्रक्रिया की आवश्यकता का निर्धारण, सही नहीं है पूछना है।
सीमित पूर्ण ईआईए की आवश्यकता का निर्धारण, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन निर्धारण, परियोजना पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने के निर्धारण में। ईआईए प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, स्क्रीनिंग का भाग नहीं है, स्क्रीनिंग की बात कर रहा है ये। स्क्रीनिंग तो फर्स्ट एग्जाम में हो जाती है ना, तो मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, मेंस की बात कैसे हो रही है? ये तो प्री की बात कर रहा है भैया, स्क्रीनिंग की बात कर रहा है, प्री की बात कर रहा है। आप तो मेंस पे ही आ गए। मेंस कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन, ये तो मेन पार्ट हो गया ना। फिर स्क्रीनिंग में ही निकाल दोगे तो फिर मेन में क्या निकालोगे? अरे भाई प्री में बाहर कर दोगे तो मेन में क्या निकालोगे? प्री मेंस इंटरव्यू। तो प्री स्क्रीनिंग पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? तो वो तो बात के बाद है ना, स्क्रीनिंग में थोड़ी कर दोगे। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। अटेम्प्ट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इस सवाल का, क्योंकि किसी का भी ईयर पूछ सकते हो, किसी का भी ईयर पूछ सकते हैं, किसी का भी ईयर पूछ सकते हैं। आपको बस इसमें इतना सा है कि फर्स्ट वाला बताना है। तो आप ऐसे ऐसा ऐसा तुक्का लगा लो जो इसमें सबसे पहले होगा वो हो गया। कभी कभी ऐसे भी काम कर लेता है दिमाग, किस्मत भी अच्छी होती है। लॉस एंजल्स 1973 सबसे पहले वाली है। लंदन स्मोक कब की हुई? ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे पूछेगा, लंदन स्मोक कब की है? 1952। ठीक है। अमेरिकन स्मोक 1960, लॉस एंजल्स ये, और जापान स्मोक 1964। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में बहुत बना सकता है, ईयर भी पूछ सकता है, वर्ष पूछ सकता है, किस वर्ष का है। ठीक है। और इन जनरल फर्स्ट कौन सी है? तो लॉस एंजल्स है। और अपने आज की क्लास में ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, 20वें नंबर का। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम भारत में प्रभावी हुए, कब से हुए? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ठीक है। रूल्स एक्ट्स मैंने पहले क्लास ले चुका हूँ, सब कुछ रिवीजन क्लास है, मतलब कुछ नया नहीं है। आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो बता दोगे। और इसका तो सीधा क्वेश्चन है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स भारत में कब लागू हुए? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम, क्या 1970 की बात है, क्या 1989 की बात है, क्या 2001 की बात है, क्या 2007 की बात है? सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिए डायरेक्ट, आपको पता हो तो। जो जो लोग इसका करेक्ट आंसर है 1989 बी। ठीक है। तो लगभग 20 क्वेश्चंस हुए, उसमें एक जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, बस ये इजी था। ये इजी था, ये हार्ड था, लेकिन ये हो सकता था क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से हो सकता था। नहीं, ये तो थोड़ा सा हार्ड था, आपने नहीं सुना होगा। ये क्वेश्चन हार्ड था दिखने में, लेकिन ये वैसे ही इजी था क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट से हो गया। तो इन जनरल अगर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, लोड का वोल्टेरा, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक सिलेबस बोल सकते हैं आज के टॉपिक में। तो 20 में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा बोलूंगा जो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा गलत, और एक वो डर्टी डिजाइन वाला हार्ड होना चाहिए था। मतलब आपकी 18 आउट ऑफ 20 तो बनना ही चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का हुआ? हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस थे, रिवीजन बेसिस पे क्वेश्चंस थे। अगर आपके इतने सही नहीं हुए, अगर आपके 15 से कम सही हुए हैं तो फिर आपको रिवीजन और रिवीजन करना है। ठीक है। अगर 15 से भी कम सही हुए हैं तो इसका मतलब आप उसको सिंसियरली रिवाइज करिए। ठीक है। सिंसियरली रिवाइज करिए। ठीक है। और जिनके 17 से भी ज़्यादा सही हो रहे हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि आपको गलत ना हो एक भी सवाल, और आप ठीक है शॉर्ट शॉर्ट उसमें सिलेक्शन ले सकें। ठीक है। कोई भी सिलेक्शन ले सकता है लास्ट स्टेज में, बस यही है, कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, एक्सटेंसिवली रिवीजन करेगा, उसके ही फायदा होगा। रिवीजन 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 रिवीजन, बस। जय हिंद, जय भारत।